हेलो गाइस, दिस इज़ मंजू कुमारी एंड वेलकम टू बिगिनिंग फॉर लर्निंग। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्लेटो के बारे में। हम बात करेंगे कि प्लेटो ने शिक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान दिया है। वैसे तो प्लेटो ने जो है वो पॉलिटिकल साइंस के क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा योगदान दिया है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में उनका क्या योगदान है। तो ये जो वीडियो है वो बीएड के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। तो सबसे पहले हम उनके जीवन के बारे में एक ब्रीफ जो है इंट्रोडक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। तो जो प्लेटो थे वो एक यूनान के दार्शनिक थे, ठीक है, फिलोसोफर थे। और जो प्लेटो थे उनका जन्म जो है वो 427 ईस्वी पूर्व में एथेंस में हुआ था। एथेंस में एक कुलीन परिवार में, एक बहुत अच्छे अमीर परिवार में उनका जन्म हुआ था। जो उनके पिता थे एरिस्टोन, एथेंस के जो अंतिम राजा थे कार्डस, राजा कार्डस जो थे उनके वंशज थे और उनके दरबार में भी वो काम करते थे, हम इस तरह से कहा जाता है। और उनकी जो माता थी उनका नाम था पेरिकतियोन। ये यूनान के सोलन घराने से बिलोंग करती थी उनकी माता। तो मतलब एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो प्लेटो थे वो काफ़ी ऊंचे घराने से संबंध रखते थे। और उनका जो वास्तविक नाम था वो था एरिस्टोक्लीज। एरिस्टोक्लीज उनका वास्तविक नाम था। और प्लेटो जो था कि उनका बहुत ही अच्छा स्वास्थ्य था, क्योंकि उनके जो पिता थे वो भी उनको घुड़सवारी, व्यायाम वगैरह सिखाते थे। उनका स्वास्थ्य अच्छा था, इसी वजह से उनका नाम जो है वो प्लाटोन रख दिया गया। प्लेटो के जो गुरु थे वो सुकरात थे। वो सुकरात को अपना गुरु मानते थे। और सुकरात के जो वो थे नियम जीवन में कि वो नैतिक संबंधों पर, नैतिक बंधन पे जो है वो ज़्यादा बिलीव करते थे और ज़्यादा ऐशो आराम के जीवन में विश्वास नहीं करते थे। तो अपने गुरु के तरह ही इनके भी विश्वास थे, ठीक है। तो अब हम बात करने वाले हैं कि इनके अनुसार जो है वो शिक्षा का अर्थ क्या था, ठीक है। शिक्षा के अर्थ की अगर हम लोग बात करें तो प्लेटो के अकॉर्डिंग शिक्षा का जो अर्थ था वो कहते हैं कि जो शिक्षा होनी चाहिए। ओके, तो अगर हम उनके अकॉर्डिंग शिक्षा की अर्थ की बात करें तो प्लेटो कहते थे कि जो शिक्षा है वो जो जो समाज के नए युवक होते हैं, जो अधिक आयु वाले जो व्यक्ति होते हैं, उनमें सद्गुणों को विकास करना, यानी मॉरल वैल्यूज़ का डेवलपमेंट करने वाली जो है प्रक्रिया है एजुकेशन। यानी वो कहते हैं कि जिस प्रक्रिया के द्वारा जो समाज के युवक हैं, चाहे वो कम आयु वाले हैं चाहे अधिक वाले हैं, उनमें जिस प्रक्रिया के द्वारा सद्गुणों का विकास किया जाता है उस प्रक्रिया को ही कहते हैं वो एजुकेशन यानी शिक्षा कहा जाता है, ठीक है। उनके अनुसार यह प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए जो व्यक्ति में, मतलब क्योंकि प्लेटो जो थे, जैसे मैं बोल रही हूँ कि पॉलिटिकल साइंस में उनका ज़्यादा ही रुझान था, उनमें उनका काफ़ी योगदान रहा है। तो ये ज़्यादातर विश्वास करते थे शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो नागरिकता के गुण, आदर्श जो है वो लोगों को सिखाए, एक अच्छी नागरिक बनना सिखाए लोगों को, आज्ञा पालन करना सिखाए, शासन करना लोगों को सिखाए। ऐसी होनी चाहिए शिक्षा उनके अनुसार। वो कहते हैं कि शिक्षा जो है ऐसी नहीं हो, मतलब कि वो कहते हैं कि जो शिक्षा अच्छा नागरिक नहीं बना सकती, आज्ञा पालन नहीं सिखा सकती, शासन करना नहीं सिखा सकती, वो शिक्षा कहते हैं कि पूर्ण शिक्षा ही नहीं है, वो निरर्थक है, उस शिक्षा का कोई अर्थ नहीं है। वो कहते हैं कि जो शिक्षा केवल शारीरिक शक्ति बढ़ाती है, ठीक है, या फिर धन प्राप्त करना ही सिखाती है या चालाकी सिखाती है, वो कहते हैं ऐसी शिक्षा जो है वो निम्न कोटि की है। ऐसी शिक्षा कहते हैं कि अच्छी शिक्षा नहीं है, ठीक है, गुड एजुकेशन वो नहीं है। फिर प्लेटो जो है एक आदर्श राज्य की बात करते हैं कि एक आदर्श राज्य होना चाहिए, क्योंकि वो एथेंस से बिलोंग करते थे। तो एथेंस में बहुत ज़्यादा मतलब लड़ाइयाँ चलती रहती थी सत्ता को प्राप्त करने के लिए, इसलिए वो बिलीव करते थे एक आदर्श राज्य होना चाहिए। और आदर्श राज्य में 3 तरह के कहते हैं वो नागरिक होते हैं। पहले संरक्षक या न्यायाधीश, यानी जो न्याय करते हैं, ठीक है, जैसे कि राजा हो सकता है। फिर दूसरे होते हैं सैनिक जो लोगों की रक्षा करते हैं। तीसरे होते हैं व्यापारी या व्यवसायी, ठीक है। तो कहते हैं कि जब ये जो 3 स्तंभ हैं एक आदर्श समाज की, जब इन तीनों स्तंभों में ही अच्छाई होएगी तभी जो है एक राज्य अच्छा बन सकेगा। यानी ये कहते हैं कि जो तीनों स्तंभ हैं इनमें अच्छी जो है प्रकार के मतलब कि गुण होने चाहिए, ठीक है, इनमें अपने मतलब कि कर्तव्य निभाने की योग्यता होनी चाहिए, ठीक है। तभी कहते हैं कि इन तीनों वर्गों को जो है
उचित शिक्षा दी जाए तभी एक उचित राज्य की स्थापना जो है वो की जा सकती है। तो अगर हम ओवरऑल बात करें तो जो प्लेटो हैं वो शिक्षा के बारे में क्या कहते हैं? प्लेटो कहते हैं कि शिक्षा का मतलब है एक ऐसी शिक्षा जो लोगों में अच्छे गुणों का विकास करे, अच्छे नागरिक बनाए, एक आदर्श राज्य की स्थापना के लिए लोगों को उत्तेजित करे। शिक्षा का मतलब ये नहीं कि सिर्फ शारीरिक शक्ति, धन प्राप्त करना सिखाए या चालाकी सिखाए, ठीक है। तो इस तरह से ये इनका एजुकेशन का मीनिंग निकलता है। उसके बाद हम बात करेंगे कि इन्होंने शिक्षा के ऑब्जेक्टिव्स क्या बताए हैं, यानी उद्देश्य जो है वो इन्होंने क्या डिस्कस किए हैं। तो इनके अनुसार जैसे अगर हम बात करें तो ये पहला उद्देश्य है। पहले उद्देश्य में कहते हैं कि राज्य की एकता की रक्षा करना, मतलब एजुकेशन ऐसे होनी चाहिए, उस एजुकेशन का उद्देश्य ये होना चाहिए कि राज्य की एकता की रक्षा की जा सके, यूनिटी बनाई जा सके एक राज्य में, ठीक है। और वो कहते हैं कि व्यक्ति और राज्य के संबंधों का मतलब जिसमें एक स्पष्ट जो है लोगों को सिखाया जा सके कि एक व्यक्ति और राज्य में क्या संबंध होता है, ये लोगों को जो है एजुकेशन के द्वारा सिखाया जाना चाहिए, एजुकेशन का उद्देश्य होना चाहिए, ठीक है। और वो कहते हैं कि हर व्यक्ति को राज्य की रक्षा के लिए जो है वो तैयार करना चाहिए, ये उसका एजुकेशन का जो है वो लक्ष्य होना चाहिए। जैसे कि मैंने बोला, प्लेटो जो है वो ज़्यादातर जो है वो एक अच्छे राज्य, एक आदर्श राज्य की स्थापना की तरफ ध्यान देते हैं, इसलिए वो अपने शिक्षा के जो उद्देश्य हैं वो भी ऐसे ही बताते हैं। जैसे कि ये पहले उद्देश्य में कह रहे हैं कि राज्य की एकता बनाए रखना ये शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। एक व्यक्ति और राज्य के बीच में क्या संबंध होते हैं वो लोगों को स्पष्ट करने चाहिए शिक्षा के द्वारा। फिर कहते हैं कि राज्य की रक्षा के लिए लोगों को तैयार करना ये शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, ठीक है। तो दूसरे उद्देश्य की बात करें तो वो कहते हैं कि व्यक्ति को शाश्वत मूल्य, तो जैसे कि वो नैतिक मूल्यों की बात भी करते हैं, ठीक है। तो तभी कहते हैं ना कि एक राज्य तभी अच्छा होएगा ना जब लोगों में नैतिक मूल्य होंगे, तभी एक आदर्श राज्य हो सकता है। इसलिए वो इस तरह के गुण बताते हैं, सत्यम शिवम सुंदरम, कि लोगों में जो है वो सत्यम शिवम सुंदरम जैसे जो गुण हैं वो विकसित करने चाहिए। और जब हम ये गुण विकसित करेंगे, कहते हैं, तभी लोगों को ईश्वर की प्राप्ति जो है वो होगी। तो ये शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए कि एक अच्छे नागरिक तो बनाएंगे हम उनको, लेकिन साथ में उनमें मॉरल वैल्यूज, शाश्वत मूल्यों का डेवलपमेंट भी करना चाहिए। जब लोग मॉरली डेवलप होंगे तभी जाके एक अच्छा राज्य जो है वो स्थापित हो सकता है, ठीक है। तो हम और उद्देश्यों की यहाँ पर बात कर लेते हैं, उनके अकॉर्डिंग और भी काफ़ी उद्देश्य हैं। जैसे तीसरे उद्देश्य की अगर हम बात करें तो वो कहते हैं कि जो एजुकेशन है उसको नागरिकता के गुणों का विकास करना चाहिए। जैसे मैंने बोला, सिटीजनशिप की ज़्यादा बात करते हैं ये, कि अच्छे गुण जो है वो व्यक्ति में होने चाहिए, ठीक है। वो कहते हैं कि अच्छे राष्ट्र के निर्माण के लिए एक अच्छे नागरिकों का होना जरूरी है। जब अच्छे नागरिक होंगे तभी अच्छा राष्ट्र बन पाएगा। इसलिए कहते हैं कि अतः शिक्षा के द्वारा अच्छे नागरिकों के गुण का विकास किया जाना चाहिए, यानी शिक्षा जो है वो लोगों में अच्छे सिटीजनशिप बनाने के बारे में लोगों को प्रेरित करे। जैसे कि हम भी स्कूल जाते तो हमें सिखाया जाता है कि हमने देश के जो कानून है उनका पालन करना है, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना है। तो इस तरह के कहते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य इस तरह के गुणों का विकास करना होना चाहिए, ठीक है। तो चौथे उद्देश्य की बात करें तो चौथे उद्देश्य में वो कहते हैं कि मानसिक विकास और विवेक भी लोगों में डेवलप करना चाहिए, कि लोग अपने मेंटल जो डेवलपमेंट है वो भी होना चाहिए उनमें, ठीक है, ताकि अपने मानसिक योग्यताओं का विकास कर सके। मानसिक योग्यताओं के बिना तो मनुष्य जो है एक प्रकार से हम इसको खाली एक शरीर ही कह सकते हैं, अगर मानसिक डेवलपमेंट नहीं होगा तो। इसलिए वो कहते हैं कि मानसिक विकास सद्गुण के विकास के लिए आवश्यक है। यानी वो जैसे बोलते हैं कि सद्गुण होने चाहिए, मॉरल वैल्यूज़ होनी चाहिए एक व्यक्ति में। तो मॉरल वैल्यूज़ वो कहते हैं तभी आएंगे जब व्यक्ति का मानसिक विकास होगा। इसलिए वो कहते हैं कि मतलब एक अच्छा नागरिक भी होना चाहिए, मानसिक विकास भी होना चाहिए, सद्गुण भी होने चाहिए एक व्यक्ति में। और ये सब कहते हैं कि शिक्षा के द्वारा ही सिखाए जा सकते हैं। और शारीरिक विकास की बात भी वो करते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि वो सब तरह के उनका जो उद्देश्य है वो बताते हैं शिक्षा का। वो कहते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य ये है कि अच्छे नागरिक बनाए, शारीरिक विकास करे, मानसिक विकास करे, मॉरल वैल्यूज़ का डेवलपमेंट करे। ये सब मनुष्य जो शिक्षा है उसके उद्देश्य होने चाहिए, ठीक है। तो काफ़ी अच्छे उद्देश्य हैं इनके अनुसार शिक्षा के। तो अभी हम पांचवें उद्देश्य की बात करेंगे। तो वो कहते हैं कि पांचवा उद्देश्य कहते हैं कि स्वनियंत्रित, मतलब सेल्फ कंट्रोल और एक संतुलित एक व्यक्तित्व का निर्माण करना। मतलब इस तरह से एक ऐसे पर्सनैलिटी डेवलप करनी व्यक्तियों की कि अपने आप सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए,
ठीक है, और मतलब ओवरऑल पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट होना चाहिए। ठीक है, तभी तो वो सब तरह के डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं कि शिक्षा का उद्देश्य शारीरिक मानसिक विकास करना, सद्गुणों का विकास करना। तभी एक, अगर ये सब का विकास होगा तभी एक संतुलित व्यक्तित्व का विकास जो है वो किया जा सकता है। ठीक है, और ये कहते हैं कि ये शिक्षा के द्वारा ही जो है वो किया जा सकता है। एक मतलब एक बैलेंस्ड पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट कहते हैं शिक्षा के द्वारा ही किया जा सकता है, इसलिए शिक्षा का ये मेन उद्देश्य होना चाहिए। फिर वो छठे उद्देश्य में कहते हैं कि विरोधी तत्वों से समन्वय स्थापित करना सिखाना चाहिए। ठीक है, जैसे वो कहते हैं कि संसार में अनेक विरोधी तत्व हैं। ठीक है, और शिक्षा का उद्देश्य बच्चों में एक ऐसे दृष्टिकोण, एक ऐसे पर्सपेक्टिव का निर्माण करना जिससे वो विरोधी तत्वों को समझ सके और उनके बीच में समन्वय जो है वो स्थापित कर सके। विरोधी तत्व मतलब अब देखो कि हम सोसाइटी में रहते हैं तो सब कुछ अच्छा ही नहीं होता है, कुछ जो है वो हमारे खिलाफ भी चीज़ें होती हैं। तो हम समझ सकें कि कौन सी चीज़ें हमारे खिलाफ हैं, उनके साथ हम किस तरह से कोऑपरेट कर सकते हैं, किस तरह से हम एक बैलेंस उनके बीच में बना सकते हैं, मतलब अच्छे बुरे सबके बीच में। तो वो कहते हैं ये सब का डेवलपमेंट जो है वो करना चाहिए शिक्षा के द्वारा। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कि करिकुलम क्या, यानी वो उन्होंने जो शिक्षा में जो है पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए उसके बारे में जो उन्होंने क्या कहा है। तो सबसे पहले वो कहते हैं, उन्होंने कोई 5-6 सब्जेक्ट जो है उन्होंने मेनली बताए हुए हैं कि ये तो करिकुलम में होने ही चाहिए, शिक्षा के पाठ्यक्रम में ये सब्जेक्ट होने ही चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल पहला कहते हैं कि गणित है, यानी वो कहते हैं कि मैथ तो मतलब होना ही चाहिए। ठीक है, ये कुछ सब्जेक्ट है जो कंपलसरी बताए उन्होंने, जैसे मैथ है, फिर उसके बाद सम ज्यामिति यानी प्लेन ज्योमेट्री, उसके बाद सॉलिड ज्योमेट्री यानी ठोस ज्यामिति, एस्ट्रोनॉमी यानी ज्योतिष होना चाहिए, म्यूज़िक होना चाहिए, दर्शन यानी फिलॉसफी होनी चाहिए। ये कुछ सब्जेक्ट कहते हैं ये तो कंपलसरी होने ही चाहिए एजुकेशन में। फिर उन्होंने अलग अलग स्टेजेस के अकॉर्डिंग बताया है कि अलग अलग स्टेजेस के अकॉर्डिंग क्या करिकुलम जो है वो होना चाहिए। तो जैसे ये वो पहला स्टेज बताते हैं जिसको वो शैशवावस्था कहते हैं, जैसे हम इंग्लिश में जो है वो इन्फेंसी भी कह सकते हैं। ठीक है, तो वो बताते हैं कि इन्फेंसी में जो है वो किस तरह का, यानी शैशवावस्था यानी इन्फेंसी में क्या करिकुलम जो है वो होना चाहिए। इस वाले स्टेज को वो 3 वर्ष तक की बताते हैं, जन्म से लेकर 3 वर्ष तक की स्टेज जो है उसको वो इन्फेंसी कहते हैं। और कहते हैं कि इस जो इन्फेंसी टाइम पीरियड है इसमें बच्चे को ना मतलब उठना बैठना खाना पीना ये बेसिक चीज़ें जो है वो सिखानी चाहिए कि किस तरह से वो उठे बैठे। तभी कहते हैं उसका लालन पोषण ये सब कुछ जो है वो ठीक से किया जाना चाहिए। इस वाली स्टेज में बच्चे के अच्छा खाना देना चाहिए, उनको उठना बैठना ये सब सिखाना चाहिए। तो इस वाली इसमें कहते हैं कि इस तरह का ही करिकुलम जो है वो होना चाहिए। फिर सेकंड स्टेज वो बताते हैं नर्सरी वाली, ये स्टेज बताते हैं 3 से 6 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनको इस वाली स्टेज में डालते हैं वो। और इस स्टेज में वो कहते हैं कि इस वाली स्टेज में जो है कहते हैं कि एजुकेशन जो शिक्षा है वो स्टार्ट कर देनी चाहिए, मतलब बच्चों को स्कूल भेजना शुरू जो है वो कर देना चाहिए। और इस वाले स्टेज में आपको पता है वैसे भी हम 2.5 साल के बच्चे को अब तो जो है वो स्कूल भेजना शुरू कर ही देते हैं। तो वो इसी वाले स्टेज में कहते हैं कि अब बच्चों को स्कूल भेजना शुरू कर देना चाहिए। और साथ में वो कहते हैं कि इस वाले स्टेज में पढ़ाना क्या क्या चाहिए। तो इसमें वो कहते हैं कि खेल कूद, मतलब जैसा आपको पता है कि जो नर्सरी में जाते हैं इस वाली एज में बच्चे हैं ना, तो ज़्यादातर उनको यही खेल कूद वगैरह कराया जाता है, परियों की कहानियाँ स्टोरीज़ वगैरह। ठीक है, इंटरटेनमेंट वाली चीज़ें ही होनी चाहिए इस वाले स्टेज में, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा उनको काम दिया घर से करने। ओके, तो तीसरी जो स्टेज है वो बताते हैं, इसको वो कहते हैं प्रारंभिक विद्यालय स्तर स्टेज। ठीक है, इस वाले स्टेज को वो 6 से 13 साल की वर्ष की स्टेज बताते हैं। इस वाले स्टेज में वो कहते हैं कि बालक और जो मतलब जो गर्ल्स एंड बॉयज़ होते हैं उन दोनों को पहली बार तो वो एजुकेशन की शिक्षा की बात करते हैं कि अलग अलग एजुकेशन उनको देनी चाहिए, मतलब एक साथ एजुकेशन उनको नहीं दी जानी चाहिए। एक तो ये बात ये करते हैं। ठीक है, दूसरा कहते हैं कि ये जो भी मतलब कि स्कूल्स वगैरह होते हैं, ठीक है, वो राज्य के नियंत्रण में होनी चाहिए, यानी बच्चों को शिविरों में रखा जाना चाहिए। शिविर मीन्स टू से जैसे अपने हॉस्टल्स वगैरह होते हैं उस तरह से उनको रखा जाना चाहिए। गर्ल्स के लिए अलग होने चाहिए वो, और बॉयज़ के लिए जो वो अलग होने चाहिए। और इसमें मतलब उनको क्या क्या सिखाया जाना चाहिए, जैसे उनको म्यूज़िक की एजुकेशन दी जानी चाहिए, डांस की दी जानी चाहिए, जो भी काव्य होते हैं उन सब की शिक्षा दी जानी चाहिए। साथ में उनको धर्म की, मैथ की, गणित की सब जो है शिक्षा इस वाले स्टेज में उनको देनी चाहिए। और इस वाले स्टेज को वो 6 से 13 साल के स्टेज मानते हैं। ठीक है, फिर अगले स्टेज जो वो मानते हैं वो है माध्यमिक स्तर। ठीक है, मिडिल
कह सकते हैं हम इसको मिडिल स्टेज। तो इसमें वो ये वाली स्टेज को वो 13 से 16 वर्ष की मानते हैं। और इसमें वो कहते हैं कि जैसे वो कहते हैं कि इन्होंने एक किया था कि अक्षर का ज्ञान जो है वो प्रारंभिक स्तर पर ही अक्षर का ज्ञान प्रारंभ कर देना चाहिए। किंतु कहते हैं कि इस वाली स्टेज जो है इसमें बच्चों को जैसे जो म्यूज़िक है, ठीक है, या एकेडमी, इस सब की जो है एजुकेशन उनको दी जानी चाहिए। धार्मिक श्लोक, गायन, कविता, गणित, इस सब की एजुकेशन इस वाले स्टेज में जो है बच्चों को देनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि इनके अकॉर्डिंग जो है वो टीचिंग मेथड्स क्या होने चाहिए। टीचिंग मेथड्स जैसे वो कहते हैं कि प्लेटो ने एक तो प्रश्नोत्तरी विधि, क्वेश्चनियर मेथड जो होता है उसके द्वारा पढ़ाया जाना चाहिए। वार्तालाप विधि यानी डिस्कशन मेथड के द्वारा पढ़ाया जाना चाहिए। प्रयोगात्मक विधि यानी एक्सपेरिमेंट वाली जो विधि होती है, ठीक है। खेल विधि, प्ले वे मेथड पे बिलीव करते हैं ये। तर्क विधि, जहाँ बच्चे तर्क वितर्क करें, उस पर कहते हैं इस तरह की विधियों पर ये ज़्यादा ध्यान देते हैं कि इस तरह की विधि होनी चाहिए। बाकी कहते हैं कि जो एजुकेशन है वो ज़्यादा रोचक होनी चाहिए, मनोरंजक होनी चाहिए, मतलब बोरिंग ना लगे बच्चों को, कि बच्चों का इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है पढ़ने में। इसलिए आप इंटरेस्टिंग मेथड से पढ़ाओ बच्चों को, जिससे उनको जल्दी समझ में आएगा, उनका इंटरेस्ट भी बना रहेगा। ठीक है, तभी वो कहते हैं कि बच्चों की रुचि का ज़्यादा ख्याल रखना है, बच्चों की इंटरेस्ट का ज़्यादा ख्याल रखना है। ठीक है, और बाकी वो कहते हैं कि बच्चों की इच्छा के विरुद्ध उनको किसी भी प्रकार के एजुकेशन नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि जब बच्चों को उसमें इंटरेस्ट ही नहीं होएगा तो वो कोई चीज़ सीख ही नहीं पाएंगे। ज़बरदस्ती आप उन पर किसी भी चीज़ को थोपोगे तो कोई मतलब नहीं रहेगा। इसलिए वो कहते हैं कि इंटरेस्टिंग वे से एजुकेशन दी जानी चाहिए और बच्चों का उसमें इंटरेस्ट भी हो। ठीक है, तो इस तरह से वो कहते हैं कि ज़्यादा, तभी वो प्ले वे मेथड को, खेल विधि से ज़्यादा बिलीव करते हैं कि खेल विधि से ज़्यादा बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे कि उनके अकॉर्डिंग टीचर का उन्होंने क्या कंसेप्ट बताया है। ठीक है, वो कहते हैं कि जैसे प्लेटो जो है वो मतलब कि जैसे जो उनके गुरु थे सुकरात, ठीक है, सुकरात मानते थे कि जैसे हमारे पहले पुराने ज़माने में होता नहीं था, मतलब बहुत पुराने उसमें गुरुकुल टाइप, तो ज़्यादातर उस टाइम शिक्षक ऐसे घूम घूम कर शिक्षा देते थे कि आज टीचर यहाँ इस गांव में रुका, 2-3 महीने वहाँ बच्चों को पढ़ाया, फिर आगे चला गया। मतलब घूम घूम कर शिक्षा देने के समर्थक ये नहीं थे, सुकरात थे। लेकिन प्लेटो ऐसे उसको नहीं मानते थे। प्लेटो कहते थे कि एक जगह पर शिक्षा दी जानी चाहिए, मतलब एक निश्चित स्थान होना चाहिए जहाँ बच्चों को एजुकेशन दी जानी चाहिए। जैसे कि हमारे स्कूल होते हैं, हम स्कूल में जाते हैं, एक निश्चित स्थान डिसाइड किया हुआ, वहाँ हम एजुकेशन के लिए जाते हैं, तो वो कहते हैं कि एक निश्चित स्थान होना चाहिए। तो इन्होंने भी एक अकेडमी नाम से एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोला था, ठीक है, और जिसका नाम मतलब उन्होंने अकेडमी रखा था, जो उन्होंने स्कूल खोला था। और वहाँ पर उन्होंने मतलब भी शिक्षा देने बोला कि जिस तरह से एक स्कूल बनाते हैं वैसे ही उन्होंने बनाया। तभी उन्होंने बोला कि एक जगह पर शिक्षा जो है वो दी जानी चाहिए। और जैसे कि वो कहते थे कि ऐसी एजुकेशन होनी चाहिए जो मनुष्य की आत्मा का विकास करे। ठीक है, और एक और बात कि ये जो टीचर हैं, टीचर को ज़्यादा ही महत्वपूर्ण स्थान देते हैं प्लेटो अपनी शिक्षा में। अब जैसे फ्रोवेल की बात करें तो फ्रोवेल जो फिलोसोफर हैं वो अपनी एजुकेशन में टीचर को उतना महत्व नहीं देते। वो कहते हैं चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होनी चाहिए। बट प्लेटो अपने जो उनके फिलोसफी कल एजुकेशनल फिलोसफी है उसमें कहते हैं टीचर का स्थान काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो टीचर में भी कहते हैं, इसलिए टीचर में भी अच्छे गुण होने चाहिए और जो स्टूडेंट है उनका टीचर का मान सम्मान करना चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। यानी ये टीचर को काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। तो इसमें से दो बातें निकल के आई हैं कि प्लेटो बिलीव करते थे कि टीचर्स को एक जगह पर रुक कर जैसे स्कूल वगैरह में एजुकेशन देनी चाहिए और टीचर का स्थान काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। इसलिए टीचर में अच्छे गुण होने चाहिए, क्योंकि बच्चा टीचर से ही सीखता है, उसको ही ऑब्जर्व करता है। इसलिए एक अध्यापक में अच्छे गुण होना ज़रूरी है। अब हम लोग बात करेंगे एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन की, कि जो प्लेटो है वो एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में क्या कहते हैं। यानी प्लेटो कहते हैं कि जो शिक्षा होती है ना, जो एजुकेशन, उस पर राज्य का नियंत्रण होना चाहिए। वो भी पूरी तरह से कहते हैं राज्य का नियंत्रण जो है वो होना चाहिए। उनका कहना था कि परिवार या समुदाय कहते हैं कि इतना समर्थ नहीं होता कि वो अच्छे नागरिकों का डेवलपमेंट कर सके, इसलिए राज्य ही अच्छे नागरिक बना सकते हैं। इसलिए एजुकेशन पर कहते हैं कि राज्य का ही संपूर्ण अधिकार जो है वो होने चाहिए, यानी सारी शिक्षा जो है वो राज्य के हाथ में होनी चाहिए।
ठीक है। यानी और राज्य का सर्वोच्च कार्य होना चाहिए शिक्षा प्रदान करना। तो एडमिनिस्ट्रेशन की बात है कि सारा कंट्रोल एजुकेशन पे राज्य का होना चाहिए। पेरेंट्स और समुदाय कहते हैं उतने समर्थ नहीं होते, इसलिए कहते हैं कि बालकों को अलग अलग करके राज्य नियंत्रित शिशुशालाओं में, यानी जैसे हॉस्टल्स वगैरह होते हैं अलग, है ना, तो वहाँ उनको एजुकेशन जो है वो दी जानी चाहिए। गर्ल्स को अलग और बॉयज़ को अलग दी जानी चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे अब स्टूडेंट के बारे में, उनके क्या मतलब हम कैसे कह सकते हैं कि क्या उनके कंसेप्ट रहे हैं, छात्र के बारे में वो क्या कहते हैं। तो स्टूडेंट के बारे में वो स्टूडेंट को भी काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान देते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि जो एजुकेशन है बच्चों की योग्यता के अनुसार होनी चाहिए, बच्चों का उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए, है ना, और सबके लिए समान एजुकेशन होनी चाहिए, चाहे महिलाएं हों, चाहे फिर वो कोई भी किसी भी जाति से बिलोंग करता हो, किसी का कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। बच्चों की रुचि उनकी योग्यता के अनुसार शिक्षा दी जानी चाहिए, ठीक है। और बाकी था कि जो स्टूडेंट से उनसे वो आशा करते थे कि उनको अनुशासन में रहना चाहिए, डिसिप्लिन पे काफ़ी ज़्यादा इन्होंने फोकस किया था। और बच्चों को मेनली वो कहते थे कि राष्ट्र के लिए तैयार करना, अच्छे नागरिक बनाना, ये सब जो है वो मेन मकसद जो है वो होना चाहिए। यानी स्टूडेंट के बारे में बात निकल के आती है पहली तो ये कि बच्चों के अकॉर्डिंग एजुकेशन होनी चाहिए, उनकी योग्यता के अकॉर्डिंग, उनकी रुचि के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। सभी को एजुकेशन दी जानी चाहिए, किसी भी धर्म जाति से हो, बट अलग अलग, जैसे कि गर्ल्स एंड बॉयज़ को जो है वो अलग उनके एजुकेशन का सिस्टम होना चाहिए। और ज़्यादातर वो बिलीव करते हैं कि स्टूडेंट को डिसिप्लिन रहना चाहिए, ठीक है, और बच्चों को राष्ट्र के लिए तैयार करना, ये मेन मकसद जो उन्होंने बताया हुआ है यहाँ पर। फिर अगर हम डिसिप्लिन की बात करें तो उनके अकॉर्डिंग डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी था, ठीक है। वो ज़्यादा अनुशासन पर विश्वास करते थे, ठीक है। पर वो कहते थे अनुशासन होना चाहिए, लेकिन कोई एक पक्षीय अनुशासन नहीं होना चाहिए। एक पक्षीय का मतलब कि जैसे कि सब तरह का अनुशासन होना चाहिए, शारीरिक अनुशासन भी होना चाहिए। ये नहीं कि आप सिर्फ शारीरिक रूप से तो अनुशासित हो, सही से कपड़े ढंग से पहन पून के आ रहे हो, सही से बैठे हो, लेकिन मानसिक रूप से आप अनुशासित नहीं हो। तो वो कहते थे कि मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से, भावात्मक रूप से, नैतिक रूप से, सब तरह से एक व्यक्ति को अनुशासित होना चाहिए, तभी जो है वो अच्छे से हम कह सकते हैं कि अनुशासन जो है वो आया हुआ है। और अगर हम बात करें तो ये अनुशासन को स्थापित करने के लिए किस तरह की मारपीट वे विश्वास नहीं करते थे, कि अनुशासन स्थापित करने के लिए जैसे टीचर डंडे से मार रहे हैं, मुर्गा बनाते हैं स्कूल्स में, मतलब बनाते थे, अब तो चलो इस तरह ऐसा नहीं होता है, तो इस तरह के उसमें विश्वास नहीं करते थे। कहते हैं कि अनुशासन मतलब ठीक है, अनुशासन जो है वो होना चाहिए, लेकिन इस तरीके से नहीं कि मार पीट के, तो दंड देने वाले तरीके से अनुशासन स्थापित करना, इस चीज़ को वो सपोर्ट नहीं करते थे, ठीक है। अब हम वुमेन एजुकेशन पे करें तो इन्होंने स्त्री शिक्षा को जो है वो मतलब कि सही माना है, मतलब देनी चाहिए उनको एजुकेशन। प्लेटो ने पुरुषों एवं स्त्रियों में कोई भेद नहीं किया, ठीक है। वो कहते हैं कि पुरुषों की भांति स्त्रियों की भी शिक्षा होनी चाहिए। वो मतलब कि कहते हैं स्त्री पुरुष को एक सी शिक्षा मिलनी चाहिए, ठीक है। उनका कहना था कि जैसे खेल कूद, व्यायाम, घुड़सवारी, इस तरह के उस टाइम की चीज़ें हैं, इसलिए उन्होंने ऐसी लिखी हैं, घुड़सवारी वगैरह, सैन्य संचालन, औद्योगिक दर्शन, राजनीति शास्त्र। कहते हैं कि जो एजुकेशन एक पुरुष को दी जा सकती है वो सारी चीज़ें एक स्त्री कर सकती है, इसलिए वो सब तरह की एजुकेशन जो है वो वुमेन को भी दी जानी चाहिए। यानी चाहे फिर वो घुड़सवारी हो, सैन्य यानी मिलिट्री में जाना हो, उसको पुलिस में जाना हो, उसको व्यायाम करना हो, उसको खेल कूद के एरिया में जाना है, राजनीति शास्त्र में यानी पॉलिटिक्स में जाना है, इंडस्ट्री के एरिया में जाना है, सब तरह की एजुकेशन उसको एक वुमन को दी जानी चाहिए। फिर अगर हम बात करें तो वोकेशनल एजुकेशन के बारे में प्लेटो के क्या विचार रहे हैं। प्लेटो वोकेशनल एजुकेशन के बारे में उन्होंने कोई ख़ास मतलब इस तरह से बताया नहीं वोकेशनल एजुकेशन के बारे में, और ये था प्लेटो का कि वो हाथ से काम करने को जो है वो सही नहीं मानते थे। मतलब क्योंकि वो एक राजघराने से बिलोंग करते थे, और उन्होंने राजघराने में रहने वाले लोगों को तो नौकर ही बहुत होते हैं, और नौकर चाकर चारों तरफ, तो उन्होंने कभी खुद से कोई इस तरह से काम नहीं किया। तो इस तरह से वो खुद से काम करना का मतलब ये नहीं था कि खुद कोई काम नहीं करो, मतलब हाथ से काम करना एक पर्सन के लिए वो सही नहीं मानते थे, मतलब कि उनको ऐसे वो निंदनीय समझते थे इस चीज़ को, हाथ के काम को, मतलब वो सही नहीं समझते कि खुद के एक राजघराने से थे, तो शायद इसलिए इस पर फर्क पड़ा होगा उनका। दासों की शिक्षा के प्रति बहुत ही निराशावादी थे। वो कहते कि जो भी दास होते हैं, स्लेव्स होते हैं, उनको एजुकेशन कहते कि दी नहीं जानी चाहिए। कहते हैं वो कहते हैं कि जो दास होते हैं वो राज्य के नागरिक नहीं होते हैं, उनको एजुकेशन नहीं मिलनी चाहिए। उनके अनुसार दास राज्य के नागरिक नहीं हो सकते हैं, ठीक है।
नागरिक नहीं होते हैं और ना ही वे किसी राज्य के सार्वजनिक जो काम होते हैं उसमें भाग भी नहीं ले सकते हैं। और इसलिए दासों को शिक्षा जो है नहीं दी जानी चाहिए। दासों को कहते हैं कि अपने जो परिवार के पेशे हैं वही अपनाने चाहिए। तो दासों की शिक्षा की तरफ इनके जो रुझान था वो काफ़ी नेगेटिव था। तो ये हमने बात की इस वीडियो में कि प्लेटो के शिक्षा के एरिया में मतलब क्या उनके जो है वो थॉट रहे हैं। तो अलग अलग चीज़ों पे हमने बात की, जैसे वोकेशनल एजुकेशन, दासों की शिक्षा, वुमेन एजुकेशन के बारे में हमने बात की कि वुमेन एजुकेशन के बारे में उनके क्या थॉट थे। फिर हमने डिसिप्लिन के बारे में बात की, ठीक है। उसके बाद हमने स्टूडेंट के बारे में बात की, स्टूडेंट के बारे में वो क्या विचार रखते हैं। एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात की। फिर हमने टीचर के कंसेप्ट के बारे में बात की, टीचर के बारे में वो क्या कहते हैं। टीचिंग मेथड्स के बारे में हमने बात की। और ये हमने वहाँ पर उनकी स्टेजेस करिकुलम के बारे में बात की। अलग अलग स्टेजेस के अकॉर्डिंग उन्होंने जो है वो करिकुलम बताया हुआ है, ठीक है। भी अलग अलग स्टेज में जो है वो क्या क्या करिकुलम जो है वो होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है वो हम लोगों ने यहाँ पर एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स की बात की कि उन्होंने शिक्षा के क्या उद्देश्य जो है वो अपने उसमें बताए हुए हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने उनका मीनिंग भी किया और उनके बारे में थोड़ा सा ही पढ़ा। मैंने उनका इंट्रोडक्शन इसमें नहीं ज़्यादा दिया क्योंकि मुझे मेनली उनके एजुकेशनल थॉट्स पढ़ाने थे। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग किसी और फिलोसफर के बारे में बात करेंगे।